हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि आपको पता है, आगामी 17 नवंबर का हमारा टारगेट है। इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंट अफेयर से संबंधित चीज़ों को डील करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 1 में हमने कुछ सूचकांक यानी इंडेक्स को लेके आया था आप लोगों के लिए। अब ये पार्ट 2 है उसका, जिसमें लगभग जितने भी बचे हुए हैं अभी तक के, लगभग सितंबर महीने तक का सारे सूचकांक को इसमें हम शामिल करने का प्रयास किए हैं। इसके अलावा अगर कोई रह जाता है, फिर हम एग्जाम से 15 दिन पहले एक और वीडियो इसी का तीसरा वर्जन निकाल देंगे, जो 2-3 महीना में आया होगा, वो भी आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्ट है, जो आगामी बीपीएससी परीक्षा प्रीलिम्स का जो परीक्षा है उसको विशेष फोकस किया गया है। इसमें देखते हैं पहला रिपोर्ट क्या है। देखिए, पहला जो रिपोर्ट है आपका वो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई 2023 है ना। इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये तीनों मिलकर करता है। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये सब मिलकर ये सूचकांक जारी करता है ना। इसमें 57 देश और यूरोपियन यूनियन के जलवायु संरक्षण संबंधी उपायों के प्रदर्शन पर नजर रखा जाता है। यानी 57 देश है ना, 57 कंट्री है और प्लस ईयू है। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। ठीक है, मानदंड इसके कितने हैं वो देखिए। जलवायु नीति क्लाइमेट पॉलिसी है ना, मानदंड में 20% क्लाइमेट पॉलिसी को फोकस किया जाता है। इसके बाद 40% जीएचजी इमिशन यानी ग्रीन हाउस गैस को कम करने का प्रयास किस देश ने कितना किया है उस पर फोकस किया जाता है। इसके बाद 20% एनर्जी यूज यानी आप किस प्रकार की एनर्जी यूज कर रहे हैं उस पर फोकस किया जाता है। और 20% रिन्यूएबल एनर्जी पर यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पर फोकस किया जाता है। कौन सा देश इन चारों में से किस पर ज्यादा फोकस करता है उसको ही इस हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहला जो 3 स्थान है वो क्या है, खाली है। कोई भी ऐसा देश नहीं है पूरे दुनिया में जिसने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के पहले 3 स्थान को भर सके, यानी कि किसी भी देश ने अपेक्षित तरीके से कार्य को नहीं किया है, इसलिए पहला 3 रिक्त है। शेष जो शीर्ष 5 प्रदर्शन करता है, जो 5 सबसे बेहतर देश है जो जलवायु परिवर्तन पर अच्छा काम किया है, वो है डेनमार्क, स्वीडन, चिली, मोरक्को और भारत। ठीक है, जो 5 देश है जो सबसे बेहतर काम किया है उसमें सबसे नंबर 1 पर डेनमार्क है, सबसे नंबर 1 पे डेनमार्क है ना। और इसके बाद स्वीडन है, चिली है, पनीर चिल्ली नहीं है ना, मोरक्को है और इसके बाद भारत है, यानी कि टॉप 5 में भारत है। राइट। इसके बाद सबसे खराब जो स्थिति है उसमें चीन है, अमेरिका है, ईरान है। अब देखिए, अब जो प्रदर्शन है वो चीन का है, उसके बाद अमेरिका का स्थान आता है, उसके बाद ईरान का स्थान आता है। आपको मालूम होगा वह अमेरिका जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को कराने के लिए भारत पर दबाव डाला हुआ था, उस समय में अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा थे, है ना। और वही बंदा यानी वही देश आज के डेट में सबसे खराब प्रदर्शन में जा रहा है। अब देखिए, भारत को कैवां स्थान मिला है, 8वां स्थान मिला है। क्योंकि पहला 3 रैंक तो खाली है, तो जो भी पहला स्टेप होगा, यानी कि डेनमार्क 4थे नंबर पे होगा, स्वीडन 5वें नंबर पे होगा, चिली 6ठे नंबर पे होगा, मोरक्को 7वें नंबर पे, भारत, बात समझ में। अगर रैंकिंग पूछेगा तो 8वां रैंक होगा। ठीक है, अगर शीर्ष जारी करता के टॉप 5 में या टॉप 3 में कौन देश है या नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो वो भी ध्यान रखिएगा। मैं दोनों चीजों को यहाँ पे शामिल करके चल रहा हूँ। ठीक है, भारत यानी 8वां रैंक सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है, बेहतर व्यवस्था में है। सीसीपीआई यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में
22 में, इससे पिछले साल भारत 8वें मतलब 10वें स्थान पे था, यानी टॉप 10 में स्थान था, इस बार टॉप 5 में आया। यानी कि क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत की सरकार ने काफी अवेयरनेस दिखाया है, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर फोकस किया है। ठीक है, भारत शीर्ष 10 रैंकिंग वाले देशों में एकमात्र G20 देश है, यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि G20 मीटिंग हुआ था आपके यहाँ, है ना। तो शीर्ष 10 रैंक वाला जो कोई देश है G20 का, उसमें भारत एकमात्र देश है। यानी 19 जो उधर है वो G20 ये शीर्ष 10 में स्थान नहीं बनाता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो हमको बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, है ना, जो बौद्धिक संपदा अधिकार होता है ना, उसकी बात हो रही है। जारी कौन करता है? अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी की जाती है। ये संस्करण कैमा है, यानी 12वां संस्करण है, 12वीं बार इसको जारी किया गया है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शीर्ष पर है। सबसे टॉप पर कौन है? अमेरिका है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, फिर फ्रांस है। यानी अगर हम टॉप टू बॉटम पे आए तो सबसे पहले अमेरिका है, अमेरिका के नीचे यूके है, और यूके के नीचे फ्रांस है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि फ्रांस है, यूके और अमेरिका टॉप 3 में है। सबसे आगे अमेरिका है ना, इसके बाद यूके है, इसके बाद फ्रांस है। कोई दिक्कत? ठीक, इसके बाद अब भारत के बारे में आते हैं। भारत का कुल स्कोर कितना रहा? स्कोर भी पूछता है आपके एग्जाम में कभी कभी। तो 38.64% रहा, जो 22 से अपरिवर्तित है, यानी 22 में भी लगभग इतना ही था और इस बार भी 23 में भी इतना ही था। 20 अर्थव्यवस्थाओं में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। उसमें सऊदी अरब, ब्राजील, नाइजीरिया जैसी 27 अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव नहीं है ना। वे अर्थव्यवस्था, वे देश जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, उनमें शामिल मुख्य है क्या? सऊदी अरब, ब्राजील, नाइजीरिया, है ना, ये मुख्य अर्थव्यवस्था है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये जो पेटेंट देता है आईपीआर के तहत, है ना, सॉरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत, वो कौन है? कॉपीराइट के संदर्भ में। ठीक है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेत। ठीक है, भौगोलिक संकेत, इसके आधार पर ये देता है। अब यहां पर देखिएगा, जो रैंक है उस रैंक को ध्यान रखिएगा। इंडियाज रैंक स्कोर को हमने यहां इंडिकेट किया है। 2019 से लेकर 2023 तक अगर इसका रैंक पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो रैंक जो है ना, फास्टेस्ट नहीं है, स्लो है। समझ में आ रहा है ना? फास्ट चेंज नहीं हो रहा है, स्लोली चेंज हो रहा है, इसको ध्यान रखना है। तो इंडिया का कुल स्कोर कितना है? समझ में आया ना? और इस बार स्कोर कितना है, रैंक कितना है 2023 में? 42वां रैंक है। यानी कि इंडिया का जो रैंक है, इंडिया जो है इसमें 42वें रैंक है। ठीक है, 42वें रैंक है। टॉप पे कौन है? अमेरिका, उसके बाद यूके, उसके बाद फ्रांस। इसके अलावा कुछ नहीं ध्यान रखना है। भारत का स्कोर ध्यान रखिए 34.64 है, जो अपरिवर्तित है। इसके बाद ध्यान रखना है, वे अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण जिसमें कोई बदलाव नहीं है, उनकी संख्या 27 है। और देश की नाम है तो महत्वपूर्ण देश है सऊदी अरब, ब्राजील और नाइजीरिया। कोई दिक्कत? बढ़े आगे। जारी कौन कर रहा है? इस बार टोटल कितना था, है ना? 55 देशों में भारत का 42 स्थान आया है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रांड फाइनेंस नामक संस्था है, क्या नाम है?
ब्रांड फाइनेंस नामक संस्था ने ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024 को रिलीज किया। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, दुनिया में कोई ऐसी कंट्री है जो सॉफ्ट पावर के बिहाफ पर अपनी डिप्लोमेसी चलाती है ना, उसी के लिहाज से ये इंडेक्स रिलीज किया गया है। अब आप ध्यान रखिए, यहाँ पर भारत का स्थान कैमा है ना, 2023 में कितना था, यहाँ पे पिछले साल था, ड्रॉन फ्रॉम 2023 में कितना हो गया है 28, इससे पिछले साल में कितना था 29, ये ध्यान रखना है, यानी कि एक स्तर गिरा है नीचे, ठीक है। इसके बाद सूचकांक का पहला संस्करण 2020 में जारी किया गया था, यानी 2020 में पहली बार इसको जारी किया गया। 96 में स्थापित एक यूके बेस्ड है ना मूल्यांकन परामर्शदाता कंपनी संस्था है ये, जिसका नाम है ब्रांड फाइनेंस, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है। और इसके बाद उद्देश्य क्या है, विपणन और वित्त के बीच की खाई को पाटना। विपणन मतलब मार्केटिंग, वित्त मतलब फाइनेंस पैसा, है ना, तो मार्केटिंग और पैसा का सही उपयोग होना ही क्या है, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में हम लोग क्या करते हैं, रुपए का सही निवेश हो, उससे आउटपुट अच्छा हो, इसी का अध्ययन करते हैं ना। तो इसी के बिहाफ पर जो है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स ये जारी करती है। किसने किया है, ब्रांड फाइनेंस ने किया है। यहां ध्यान अब आपको क्या देना है, इसको गौर कीजिए। देखिए एशिया में जो हाईएस्ट नंबर पे है सॉफ्ट पावर में, उसका नाम है चाइना, इसके बाद है जापान, इसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई, ठीक है, साउथ कोरिया है, ठीक है। इंडिया का स्थान देखिए यहाँ 29 नंबर पे है। आई बात समझ में। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे टॉप पे कौन है, यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, इसके बाद टॉप 3 में चाइना है, ठीक है। इसके बाद जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, कनाडा है, स्विट्जरलैंड, इटली और यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। कुल टॉप 10 कंट्री यही है, जिसमें चाइना का स्थान जो पड़ोसी है हमारा, है ना, और बहुत बड़ा ड्रैगन भी है ना, ड्रैगन उसका सिंबल ही है ना, तो उसका स्थान तीसरा है। भारत का स्थान 28वां है, ये ध्यान रखना है। जारी कौन करता है, ब्रांड फाइनेंस कर संस्था है, वो जारी करती है। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए ये जो रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट HDI, ठीक है। HDI में भारत का रैंकिंग कितना है, 134 आउट ऑफ 193। पूरे यूनाइटेड नेशन, अपने नाम सुना के पता चला होगा कि कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन करती है, ठीक है। 134 रैंक है पूरे 193 देशों में, यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्री है, ठीक है। इसके बाद देखिए शीर्षक क्या रहा है, कभी कभी थीम पूछता है, ठीक है। तो शीर्षक क्या रहा है, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा इसको आप लोग, ठीक है। नींद आ रही है। इसके बाद टॉप पे जो स्थान पे रहा है, टॉप स्थान, उसका नाम है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और इजराइल। टॉप 3 कंट्री है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पे रहा है, उसका नाम है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। कोई दिक्कत। सबसे निचले स्तर पे जो रहा है, जहां पे HDI का डेवलपमेंट कम हुआ है, वो है सोमालिया, दक्षिण सूडान, मध्यम अफ्रीकी गणराज्य, ठीक है। ये सब अफ्रीका का ही है, कंट्री है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का। बड़ी अर्थव्यवस्था में जो सुधार हुआ है, उसमें बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे नंबर 1 पे है अमेरिका, उसके बाद यूके है, उसके बाद जापान है, फिर रूस है। कोई दिक्कत। सूचकांक में स्थान न पाने वाला जो देश है वो भी है, कुछ किया ही नहीं उसने, उसको क्या दिया जाए, है ना, तो दिया जाए डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। मालूम है ना आपको, एक है मोनाको, किम जोंग उन, है ना, उसका कोई स्थान नहीं मिला है इसमें, उसके देश का, उत्तरी कोरिया का, है ना। तो यहां ध्यान रखना है। देखिए अमीर और गरीब देशों के बीच विकास के स्तर में भारी अंतर देखा गया है इस बार,
ठीक है, ये रिपोर्ट कह रही है। यहाँ आते हैं हम लोग, ये जो रिपोर्ट है HDI का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, वो बेसिकली तीन सेगमेंट पे काम करता है। क्या? लॉन्ग हेल्थ लाइफ, हेल्दी लाइफ यानी स्वस्थ कितना है आदमी, इसके बाद नॉलेज, शिक्षा, ज्ञान, है ना, इसके बाद और क्या है, इसके बाद क्या है बताइए? आप लोग इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ाए हुए हैं? परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग कैपेसिटी जो होती है ना, अगर मान के चलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ह्यूमन का डेवलपमेंट यानी मानव विकास के बारे में, तो मानव विकास में एक होता है हेल्दी लाइफ होना चाहिए, हेल्दी लाइफ, शिक्षा होनी चाहिए और परचेजिंग पावर होनी चाहिए, है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात हो रही है, जीवन जीने की जो तरीका है उसकी बात हो रही है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कथी से आएगा, है ना, परचेजिंग पावर से आएगा। ये चीजें इसका आधार है। हम लोग इसके रिपोर्ट के बारे में और भी चीज का अध्ययन करेंगे, देखते हैं आगे क्या क्या है। देखिए, जैसे लोकतंत्र विरोधाभास शीर्षक दिया है SDI ने, एक लोकतंत्र विरोधाभास उभर रहा है, जिसमें सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश लोगों ने लोकतंत्र के प्रति समर्थ व्यक्त किया, लेकिन साथ ही ऐसे नेताओं का समर्थन भी किया जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करता है। कह रहा है कि इस बार देखा यह गया कि लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिलीव तो किया ही है, लेकिन ऐसे लीडर को बिलीव किया है जो लीडर लोकतंत्र की व्यवस्था को कमजोर कर रहा है ना, ये बता रहा है रिपोर्ट। दूसरा, इस विरोधाभास ने शक्तिहीनता की भावना और सरकारी निर्णयों पर नियंत्रण की कमी के साथ मिलकर राजनीतिक ध्रुवीकरण और अंतर्मुखी नीति दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। सिंपल सी बात है, नकारात्मक, ठीक है, हमने बिलीव तो किया है, लेकिन ऐसे लोगों पे किया है जिसे आर्डेंट फॉलोअर हो। आर्डेंट फॉलोअर का मतलब आंख मूंद कर किसी पे विश्वास करना, आर्डेंट का मतलब होता है ब्लाइंडली फेथ करने वाला, है ना। यहां देखिए क्या कह रहा है दूसरा, वैश्विक असमानता और बढ़ता मानव विकास अंतर, है ना। वैश्विक असमानताएं पर्याप्त आर्थिक संकेंद्रण के कारण, यानी कि रुपए का एक जगह सेंट्रलाइज व्यवस्था हो रही है और बढ़ गई है। वस्तुओं के वैश्विक व्यापार का लगभग 40% 3 या उससे कम देशों में संकेंद्रित है। जितना ग्लोबल लेवल पे ट्रेड हो रहा है उसका 40% मात्र 3 देश ही उसको संचालित कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2021 में दुनिया की 3 सबसे बड़ी टेक कंपनी, टेक मतलब टेक्नोलॉजिकल कंपनी, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी को संचालित कर रही है, कंपनियों में से प्रत्येक का बाजार पूंजीकरण उस वर्ष 90% से अधिक देशों के GDP को पार कर गया था। अब बताइए कि जितना 90% देश का GDP है उसकी GDP को क्रॉस कर दिया मात्र 3 बड़ी कंपनियों ने। क्योंकि 2021 का समय कोरोना काल था, कोरोना में सब कुछ टेक्नोलॉजी से होना था। आई बात समझ में ना। चलिए और देखते हैं क्या कहता है ये रिपोर्ट। भारत के संदर्भ में ये रिपोर्ट HDI का क्या कह रहा है उसको हम लोग जानते हैं। भारतीय अवलोकन में भारत की औसत जीवन प्रत्याशा 22 में 67.7% थी, जो पिछले वर्ष 62.7% थी। यानी कि भारत के लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो में वृद्धि हुई है ना, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, जो कि पिछले साल यानी 2022 से पहले क्या था 62%। अब इसमें 2022 में क्या, 22 का रिपोर्ट होता है जो 23 में जारी करता है, वो 67.7%। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। प्रति व्यक्ति, है ना, GNI यानी ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है, बढ़कर 6,951 अमेरिकी डॉलर हो गई है, जो 12 महीने की अवधि में 6% की वृद्धि है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के राष्ट्र आय में
0.3% की वृद्धि हुई है और रुपए में 6,951 अमेरिकी डॉलर एक व्यक्ति का इनकम है। उसको आप 80-82 से गुना कर दीजिए जो वर्तमान का है। इसके बाद GII यानी कि लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 की सूची में जो प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार भागीदारी के आधार पर तैयार किया जाता है, लैंगिक असमानता सूचकांक है ना, उसके मूल्यांकन करती है ये। और भारत 2022 में लैंगिक असमानता सूचकांक में 166 में से 108वां स्थान प्राप्त किया था। यहाँ भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ आते हैं HDI का स्कोर, भारत का स्कोर कितना रहा है 0.644, ठीक है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की 2023-24 की रिपोर्ट में यह 193 में से 134वें स्थान पर है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। इसमें भारत को मध्यम मानव विकास के अंतर्गत रखा गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखिएगा। कौन जारी करता है वो तो आपको पता ही है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। 1990 में भारत का मानव विकास सूचकांक 0.43 था, जबकि 22 में इसका स्कोर 48.4% की सकारात्मक परिवर्तन यानी कि वृद्धि को दर्शाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये डेटा सब है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब भारत की बात की है तो पड़ोसी को कैसे छोड़ दें, है ना। पड़ोसी को देख लेते हैं। श्रीलंका को 78वें स्थान मिला है, चीन को 75 स्थान मिला है, यानी हमसे अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वहाँ का। इसके बाद दोनों को उच्च मानव विकास की श्रेणी में रखा गया है। भारत को मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा गया है और चीन और श्रीलंका जो भारत का पड़ोसी है उसको उच्च मानव विकास की श्रेणी में रखा है। कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद भारत से भूटान से भी नीचे है, भारत का स्थान जो है भूटान से भी नीचे किया है। भूटान का स्थान 125वां है, बांग्लादेश 129 है ना। भारत, भूटान, बांग्लादेश तीनों का जो विकास का स्तर है वो मध्यम मानव विकास में रखा गया है। यानी भारत के पड़ोसी देशों में है ना एकमात्र श्रीलंका और चीन भारत से ऊपर है, बाकी सब नीचे है। ये ध्यान रखिए ऐसे ठेठ भाषा में, ठीक है। इसके बाद नेपाल बउआ है, 146 पे गया हुआ है ना। इसके बाद पाकिस्तान बउआ जान ही रहे हो 164। इस ससुरा कहियो नहीं सुधरेगा, इतना है ना। ये सुधर जाए जिसका नाम पाकिस्तान नहीं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हेनले का पासपोर्ट इंडेक्स 2024 क्या कहता है? हेनले ये पासपोर्ट है, यानी कि किस देश का पासपोर्ट सबसे ज्यादा ताकतवर है पूरे वर्ल्ड में, उसका रैंकिंग तैयार करता है। तो इंडिया का जो रैंकिंग है कितना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर हेनले पासपोर्ट यूनाइटेड किंगडम स्थित हेनले एंड रेगल्स फर्म द्वारा जारी किया जाता है ना, जो दुनिया की सबसे बड़ी निवास और सीट सलाहकार फर्म होने का दावा करता है। पहला स्थान किसका है? भारत का स्थान। कोई दिक्कत? चले आगे, इससे ज्यादा नहीं जानना है इसमें, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, ठीक है, खुशहाली रिपोर्ट है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, ठीक है। हैप्पीनेस इंडेक्स जो है 2024 का रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया जाता है। भारत का स्थान कितना है ना? भारत का स्थान कितना है? 126 है ना। टोटल देश कितना है? 143। भारत का स्थान 126। ध्यान रखिएगा इसको बिल्कुल। आजकल दुनिया में सब कुछ मिल रही है, खुशी नहीं मिल रही है ना। और खुशी के बिना जीवन संभव ही नहीं है।
ठीक है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। कौन है, क्या है? सूरज बाइक लेके आया है? चाबी पूछो पूछो, पूछ लो पूछ लो। कहाँ रख दिया गया? वो कहाँ है? अच्छा ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसमें। भारत का स्थान 126, टोटल 143 देशों में। ठीक है, जारी कौन कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। कोई दिक्कत? अब बताइए प्रमुख निष्कर्ष क्या लगा है इसमें। देखिए फिनलैंड लगातार, है ना, फिनलैंड लगातार जो है 7वें वर्ष, 7 वर्ष से, है ना, लगातार शीर्ष पर है। फिनलैंड 7 वर्ष से लगातार नंबर 1 पे बना हुआ है ना। इसके बाद डेनमार्क है, आइसलैंड है, स्वीडन है, इजराइल है। टॉप 5 याद रखिएगा, बेसिकली कभी कभी बनाने के लिए, मिलान के लिए देता है। तो सबसे नंबर 1 पे कौन है? फिनलैंड है। इसके बाद डेनमार्क है, आइसलैंड है, स्वीडन है, इजराइल है। कोई दिक्कत? चलिए, खुशहाली मापने का तरीका क्या है? जीवन का मूल्यांकन, जैसा आपका जीवन कैसा है उसके आधार पर देखा जाता है। कोई आदमी जी रहा है और कोई आदमी खूब जी रहा है ना। जैसे कोई आदमी उसी चावल को नमक के साथ भी खा ले रहा है और कोई आदमी उसी चावल को दाल चावल और सब्जी, जो एक स्टैंडर्ड भोजन है, उसको खा रहा है और कोई उसी चावल को 24 घंटा बिरयानी बना के खा रहा है ना। दोनों, तीनों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अंतर है, तभी तो, है ना। जो जितना पैसा है, संपन्नता है, वो उतना खुश है। ये खुशी को दर्शाता है ना। अब मान के चलो तीनों एक साथ बैठा रहे, है ना, और तीनों के थाली में 3 रंग का भोजन है। एगो मेरे चटनी भात सान के खा रहा है प्याज के साथ मिलाकर, है ना, और दूसरा जो है चावल दाल सब्जी जो नॉर्मल भोजन है वो कर रहा है, और तीसरा स्पेशल भोजन कर रहा है। तो बताइए कि जो नमक चटनी रोटी चटनी चावल खा रहा है, प्याज व्याज कतरा कतरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिला के, उसके दिमाग में क्या आएगा? अपने आप की प्रति हीनता आएगी कि नहीं आएगी? क्या वो खुशी महसूस करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। मध्यम वाले कहेगा चलो यार कम से कम बीच में ठीक ठाक तो है ना, है ना, लेकिन उसकी भी लालसा होगी कि काश हम भी 24 घंटा बिरयानी खाते। उसके दिमाग में ये बात आ जाएगा 24 घंटा बिरयानी खाने से बीमार पड़ जाओगे, तो कहेगा नहीं दाल भात ठीक है ना। तो है ना। तो आपका जीवन कैसा है ये मूल्यांकन किया जाता है। पॉजिटिव इमोशन, इमोशन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन इमोशन पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। सर्वे वाले दिन व्यक्ति खुशी, हंसी और आनंद में क्या महसूस कर रहा है उसको ध्यान में रखा जाता है। नेगेटिव इमोशन, सर्वे वाला जो दिन है व्यक्ति दुख, चिंता, गुस्से में क्या महसूस किया करता है उसको ध्यान में रखा जाता है ना। इसके अलावा 6 और ऐसे पॉइंट हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है। प्रति व्यक्ति जीडीपी, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा, है ना, सामाजिक सुरक्षा, चुनने की आज़ादी, किसी भी चीज़ को हम अगर चुन रहे हैं तो आज़ादी। मान के चलो तुम्हारी इच्छा है कि मैं 2000 का जीन्स पहनूं, स्ट्रेचुअल हो, ये चुनने की तुम्हारी आज़ादी है, लेकिन आज़ादी किस पर डिपेंड है कि नहीं है? तो क्या तुम्हारी आज़ादी है? नहीं है। बात समझ में आ रहा है? संवैधानिक आज़ादी ही नहीं बल्कि जिंदगी की आज़ादी के लिए अर्थतंत्र का होना अति आवश्यक है। तो इसलिए इसका ध्यान रखा जाता है। उदारता, कोई आदमी, कोई समाज कितना उदार है, लिबरल है ना, उसको ध्यान में रखा जाता है। भ्रष्टाचार की धारणा, लोगों का सरकार के प्रति या सरकार के व्यवस्था का, भ्रष्टाचार का क्या सिस्टम है उस पर ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं। देखिए भारत विगत वर्ष की तरह 126वें स्थान पर बना रहा। पिछले साल भी 126 पे था, इस बार भी। चीन कितना है? 60वें पर है। नेपाल 93वें स्थान है। पाकिस्तान भी हमसे ज्यादा खुश है इस मामले में। देख लीजिए, काहे ना खुश रहे, आतंकवादी जो पैदा करना है आदमी
पैदा करना है तब ना, उसको आतंकवादी पैदा करके पूरे दुनिया में आतंकवाद फैलाना है, खुश खुश है। दुनिया जब जल रही होती है तो पाकिस्तान खुश होता है ना, उसकी विशेषता है। इसका ये नहीं पता होता है कि पड़ोसी जलेगा तो उसका आग का लपेटा मेरे यहाँ भी आएगा। जब इस दिन जानकारी हो जाएगा तो खुश नहीं रहेगा, ठीक है। ये तो भारत का स्थान 13वां है 143 देश में, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 40 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का ये 16वां एडिशन है, ठीक है। और इसको जारी कौन करता है? जारी कौन करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वीपो, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जारी करती है। कब जारी की है? 27 दिसंबर 2023 को, यानी कि आपके एग्जाम तक का पूरा ये बेहतरीन डाटा है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता भी है। शामिल कितना है? 132 देश शामिल है। थीम क्या था इसको ध्यान रखिएगा, इनोवेशन इन द फेस ऑफ क्या? अनसर्टेनिटी, ठीक है। 2007 से ये जो है प्रकाशित हो रहा है, 16वां इसका संस्करण है। टॉप पे स्विट्जरलैंड है, इसके बाद स्वीडन है, USA है, यूनाइटेड किंगडम है, इसके बाद सिंगापुर है। टॉप 5 देश स्विट्जरलैंड, स्वीडन, USA, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, नो डाउट। इसके बाद सबसे निचला स्तर का जो लो निम्नतम देश है उसमें नीचे से नंबर 1 अंगोला है, इसके बाद नाइजर है, बुरुंडी है, माली है, गिनी है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत? चलिए, तो भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान 40 है एमंग द 132, 132 में 40वां स्थान है भारत का। कोई दिक्कत? चले हम लोग आगे। अब देखिए यहां हंगर इंडेक्स में है ना, भूखर। हंगर इंडेक्स जो है ये जारी कौन करता है? इसको देखिए, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फे द्वारा इसको जारी वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। 4 संकेत है इसके: अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और शिशु मृत्यु दर, ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी बैठे? नहीं, महात्मा गांधी ठीक है। चलिए, सबसे ऊपर इसमें सबसे बेहतर स्थिति में बेलारूस है, बोस्निया है, हर्जेगोविना है, चिली है और चीन है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन वाला जो 5 देश है वो है मध्य अफ्रीकी देश, मध्य अफ्रीकी गणराज्य 125वें स्थान पर, मेडागास्कर है, यमन है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो देखिए 111 भारत का स्थान है, ठीक है। पाकिस्तान का 102 स्थान है, हमसे ज्यादा है ना इस मामले में। इसके बाद बांग्लादेश है और चीन है। एक बात नहीं लगता है आपको कि किस हिसाब से तैयार किया है इंडेक्स? जिस देश में आटा के लिए मारामारी हो रहा हो वहां भूखे लोग कम हैं, और जो देश अपने पड़ोसी को फ्री में अनाज खिलाया है वो देश में भूखे लोग ज्यादा है। कमाल का स्थिति है ना। ये इस इंडेक्स को तैयार करने वाले संस्था की 2ym दर्जे की नीति का परिणाम दिखता है। भारत ने कोरोना काल में पूरे पड़ोसी देश में काफी आर्थिक मदद की है और खाद्यान्न संपदा भी भेजी है, तो भारत में लोग भूखर हो गए, है ना। और पाकिस्तान में अभी आटा का लूटपाट चल रहा था, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया जो है स्लिप किया, यानी 8 डिजिट जो है प्लेस जो है नीचे आ गया है और उसका स्थान 93 है, ठीक है। पहले कितना था? पिछले साल 85 था, राइट। टॉप पे कौन है? डेनमार्क है, फिनलैंड है, सेकेंड न्यूजीलैंड है, तीसरे स्थान पे। भारत के पड़ोसी में चाइना 76 स्थान पे है, पाकिस्तान 33 स्थान पे है। भारत को स्कोर मिला हुआ है 39, ध्यान रखिएगा। भारत का स्कोर कितना है? 39
59 है। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है 2024 में 159 रैंक भारत को मिला है। कितना मिला है? भारत का कितना मिला है? 159 रैंक। ध्यान रखिएगा, भारत 180 देश में 159 स्थान प्राप्त किया है ना। पिछले साल 23 में कितना था? 162वां स्थान था, सॉरी 161वां स्थान था 180 देश में। 24 में स्कोर कितना है? 31.28। ठीक है, टॉप 10 जो रैंक है, नॉर्वे का नंबर 1 पे है, डेनमार्क है दूसरे पर, स्वीडन है तीसरे पर, नीदरलैंड है चौथे पर और फिनलैंड है 5वें पर। टॉप देखिएगा, यहाँ नॉर्वे है, भारत का स्थान 159 है ना। पिछले साल से, अब पिछले साल कितना था? 161 था। रिपोर्ट जारी किया गया है 3 मई 2024 को। 3 मई को ही विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, संस्करण कैवा है ये? 22वां है। देश कितने शामिल था ऑलरेडी आपको मालूम है, 180। जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, एक एनजीओ है, संस्था है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, पेरिस में की संस्था है, फ्रांस की संस्था है ये, रिपोर्टर विदाउट। यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था प्रीलिम्स में, है ना, कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स क्या है। ये यूपीएससी का प्रश्न है, शायद आई थिंक 2015 या 16 का प्रश्न है, देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, करंट अफेयर वाला जो तुम लोग बनाती हो ना घटना चक्र का, उसमें देखना तुम दिया होगा कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर क्या था, ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ था। खैर, भारत के पड़ोसी में इंडोनेशिया 111, पाकिस्तान 152 स्थान पे है, बांग्लादेश चूंकि 165 है, चीन 172 है, श्रीलंका 50 है, भूटान 147 है। भारत का स्थान कितना है? 159। ये ध्यान रखिएगा। आखिरी जो देश है जहां सबसे कम फ्रीडम है, उसमें एक स्थान आता है म्यांमार, जो भारत का है ना, और चीन का नीचे से दूसरा स्थान है। स्वाभाविक बात है, चीन में सारा मीडिया अपने कलश में है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें, इसमें कोई दिक्कत? चलिए, विश्व न्याय परियोजना के द्वारा, है ना, क्या जारी किया गया है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट जारी किया गया है, लॉ इंडेक्स। ठीक है, लॉ इंडेक्स जारी किया गया है 2023 में। इसमें इंडिया को कितना मिला है? 79। किसके द्वारा? विश्व न्याय परियोजना यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया गया। भारत को मिला 79 स्थान। ठीक है, 142 कंट्री में, कितना कंट्री है? 142 में भारत को मिला 79 स्थान। इसमें कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, बॉटम रैंक कंट्री जो है वेनेजुएला, कंबोडिया, अफगानिस्तान, हैती एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ठीक है, टॉप बॉटम मतलब नीचे से, है ना, नीचे से 5 कंट्री है। सबसे कम जो है न्याय की व्यवस्था जो है आपको वेनेजुएला में है। इसके बाद कंबोडिया, अफगानिस्तान, हैती और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सबसे अच्छा जो व्यवस्था है न्यायिक व्यवस्था, वो है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी हेग है ना, वहीं पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, नीदरलैंड में है। हाँ, याद रखना इस चीज को। ठीक है, इसके बाद नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है और जर्मनी है। ये टॉप रैंक कंट्री है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखिए, लाइवेबल सिटी जो है, जीवन जीने की योग्यता आसान बनाने वाली जो सिटी होती है, उसके बारे में लाइवेबल सिटी है। इसमें टॉप सिटी कितना, कौन सा है? दमिश्क सीरिया में है। कितना? सबसे घटिया रहने लायक जगह शहर में, सबसे बेकार शहरों में दमिश्क है सीरिया का, ट्रिपोली है लीबिया का, अलजीरा है अलजीरा का, और लागोस है नाइजीरिया का। आप ध्यान रखिएगा, सबसे बेकार शहर जो है वो दमिश्क है सीरिया का। इसके बाद सबसे बेहतर सिटी वियना है ऑस्ट्रिया का। कोई दिक्कत?
टॉप पे वियना, इसके बाद कोपेनहेगन डेनमार्क का है, इसके बाद मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, सिडनी भी ऑस्ट्रेलिया में ही है, ठीक है, और वैंकूवर कनाडा में है, वैंकूवर सिटी है, शहर है। सबसे बेकार दमिश्क, ट्रिपोली, अल्जीरा और लागोस, कराची भी टॉप 5 में आता है, जहां न रहने वाला जगह है, ठीक है। तो टॉप 5 ये है, टॉप 5 वो ध्यान रखिए। दुनिया भर के 173 शहरों को इसमें लिया गया है, व्यक्तिगत जीवन शैली को अपनाया गया है। इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल यूनिट के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी की जाती है ना। नई दिल्ली दुनिया की सबसे, और मुंबई है ना, नई दिल्ली 141 स्थान है और दिल्ली मुंबई का स्थान, दोनों का स्थान 141 है, चेन्नई का, ठीक है। हम आगे बताएंगे दूसरे इंडेक्स में। नई दिल्ली दुनिया की सबसे बेकार राजधानी है, मतलब साफ सफाई इत्यादि सब मामले में, उसके बाद में बोल रहे हैं। इसके बाद तुम लोग डर गए। सबीना अलकिरे और जेम्स फोस्टर, देखिए सबीना अलकिरे और जेम्स फोस्टर ने विकास के बहुआयामी गरीबी सूचकांक को लाया था। ये फॉर्मेट उन्हीं का दिया हुआ है, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट में इसको अपनाया था। यानी मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है? यूएनडीपी कर रहा है, इसको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में अतिव्यापी अभावों को दर्शाता है यूएनडीपी, जो 2010 में इसको एडॉप्ट किया गया। नीति आयोग ने इस बार जो रिपोर्ट दिया, इसी में मैं बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन आपका एग्जाम के लिए होगा, बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन रिपोर्ट है ये। नीति आयोग ने यूएनडीपी, है ना, नीति आयोग ने यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल, ऑक्सफोर्ड की पहल है ना, के साथ मिलकर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया है। कोई दिक्कत? चलिए, नीति आयोग किसके साथ मिलकर कर रहा है? ये संस्था का नाम पूछेगा। यूएनडीपी इसके साथ, और ओपीएचआई यानी कि ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास, ठीक है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, इसके द्वारा। देखिए इसमें क्या क्या इंडिकेटर फैक्टर है, इसको ध्यान रखिए। पहला लिया जाता है किसको? हेल्थ को। क्या लिया जा रहा है? हेल्थ को लिया जा रहा है। हेल्थ में का मतलब न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, चाइल्ड और मोर्टेलिटी रेट क्या है उसको देखा जाता है। इसके बाद मैटरनल हेल्थ को देखा जाता है। एजुकेशन लिया गया, एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने साल तक बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसके बाद स्कूल अटेंडेंस, बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, बच्चे का नाम लिखा गया, अटेंडेंस बन ही नहीं रहा है ना, तो जरूरी है देखना, उसको देखा जाता है। इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन जीने की जो स्टेटस है उसको ध्यान में रखा जाता है। उसमें यूज क्या क्या देखा जाता है, देखिए कुकिंग फ्यूल क्या यूज कर रहे हैं आप, है ना, सैनिटेशन, साफ सफाई कितना रखते हैं आप, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, पानी का लेवल जो पी रहे हैं आप वो कैसा है। इसके बाद हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट, संपत्ति कितनी है, और बैंक अकाउंट आपके पास है। इस सब को ध्यान में रख के ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसमें रिपोर्ट में जो कहा गया है उसको ध्यान रखना है। स्टेप डिक्लाइन इन पॉवर्टी, है ना, रेशियो में बहुत ज्यादा पॉवर्टी डिक्लाइन हुआ। देखिए 2015-16 में जहां 24.85% गरीबी थी भारत में, वो गरीबी घट के कितना हो गई? 14.96%। कोई दिक्कत? 2019 से 21 में देखिए एसडीजी का जो टारगेट था 1.2, है ना, उसको क्या किया है, ये फिलअप किया है इंडिया ने, है ना, रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बाय एट लीस्ट हाफ, है ना, मच हेड ऑफ 2030 तक एसडीजी का जो लक्ष्य था कि गरीबी को शून्य करना है, उसको भारत ने आधे समय में ही, है ना, पूरा आधा सिचुएशन को यानी कि गरीबी को कंट्रोल किया है, वो बता रहा है। फास्टेस्ट डिक्लाइन, सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ है ना, पॉवर्टी, वहां देख लीजिए 2015-16 में जहां 32%, अब इसमें क्या हो गया है, 19 से 21 में
19.28%, यानी डिक्लाइन, काफी गरीबी हुई है। इसके बाद क्या कह रहा है, हाँ यहाँ पे आइए, कितने लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, 135 मिलियन, यानी 13.5 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर निकल के आए हैं। इसके बाद जो 12 इंडिकेटर्स हैं उसके आधार पर इसको तय किया गया। देखिए यहाँ पर रिडक्शन इन द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया शहरी एरिया में जो पॉवर्टी डिक्लाइन है वो कितना है, 8.65% था, वो घट के 5.27% पे आया। ये सब डेटा आप लोग याद करिएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा गरीबी अगर कहीं खत्म हुआ है तो बिहार और यूपी है ना, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा एंड राजस्थान रिकॉर्ड्स स्टेपिस्ट डिक्लाइन इन नंबर ऑफ MPI पुअर, गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा अगर कम हुई है उसमें यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा है और राजस्थान है। क्लियर। इसके बाद इस डेटा को आप लोग नोट कर लीजिए, बिहार के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, अभी भी गरीबी को खत्म करने के बावजूद भी अभी भी सबसे ज्यादा गरीब राज्य अगर कोई है तो वो बिहार है, यहां ध्यान रखना, ठीक है। कोई दिक्कत, अभी भी गरीबी सबसे ज्यादा बिहार में है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार में 18.13 अंकों की कमी आई है गरीबी में इस समय अवधि में। सबसे अधिक गिरावट जैसा कि मैंने बताया, इसके बाद मध्य प्रदेश में और उसके बाद उत्तर प्रदेश में। गरीबी में सबसे ज़्यादा कमी बिहार में आई है। यहाँ पे ऑलरेडी यूनियन टेरिटरी और बिहार और स्टेट यानी टोटल 36 राज्यों को कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज़्यादा बिहार में, फिर झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये गरीबी का रेशियो यहाँ ऑलरेडी मेंशन है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। कोई दिक्कत? तुम लोग थक गए हो ऐसा लग रहा है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक स्वीडन नंबर 1 पे है, भारत का स्थान 63वें पे है, ठीक है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक स्वीडन के बाद फिनलैंड है ना। और यहां ध्यान रखना है भारत का स्थान कितना है, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम इसको जारी करती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं रखो, ठीक है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी कर रही है, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, ठीक। भारत का स्थान 67 है, 67, और नंबर 1 पे स्वीडन है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है ना, उसके लोकतंत्र के श्रेणी में रखा गया। देखिए जारीकर्ता कौन है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। पिछले वर्ष के मुकाबले 5 अंकों का गिरावट आया है, भारत 41वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत को इस सूची में फ्लॉड डेमोक्रेसी की सूची में रखा गया है। जो इंटरनेशनल डेमोक्रेसी का जो रिपोर्ट है उसमें फ्लॉड डेमोक्रेसी की सूची में रखा गया है। त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में भारत को रखा गया है। कौन सा? त्रुटिपूर्ण। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ है ना, सबसे ज्यादा पावरफुल जो स्ट्रेंथ है देश है उसके बारे में बात कर रहे हैं। शीर्ष पर सबसे ज्यादा क्या है, यूएसए सबसे पावरफुल है। भारत टॉप 5 में आ गया है पावरफुल, मिलिट्री पावरफुल में भारत 4थे स्थान पे आया है, बहुत बड़ी बात है ना। देखिए टॉप 5 ताकतवर देश है, अमेरिका है, रूस है, चीन है, भारत है और दक्षिण कोरिया है। रूस का स्थान 2nd है। या किसी देश के पावर इंडेक्स स्कोर को निर्धारित करने के लिए 60 से अधिक व्यक्तिगत कारकों का उपयोग करता है, जिसमें सैन्य इकाइयों की संख्या और उसकी वित्तीय स्थिति, सैन्य क्षमता, भौगोलिक स्थिति, इस सबको ध्यान में रखा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? भारत का स्थान कैसा है, नंबर 1 पे। इसके बाद रूस, अमेरिका, ठीक है, मतलब अमेरिका, रूस, चीन और भारत, और इसके बाद दक्षिण कोरिया, राइट। आगे बढ़ते हैं।
लॉजिस्टिक इंडेक्स में भारत का स्थान केवा है बताइए? 139 कंट्री में है ना। सबसे नंबर 1 लॉजिस्टिक मतलब आवाजाही, वस्तु का, सामान का आवाजाही को लॉजिस्टिक बोलते हैं। नंबर 1 पे कौन है? सिंगापुर, इसके बाद फिनलैंड, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, है ना। टॉप 5 कंट्री है। यूनाइटेड स्टेट भी 17 नंबर पे है। लॉजिस्टिक वहां पे भी उतना व्यवस्था सुविधा नहीं है। यूनाइटेड स्टेट का स्थान 17 नंबर पे है। इंडिया का स्थान कितना है? 38 नंबर पे है। सऊदी अरब भी सेम बराबर है। तो ध्यान रखना है, लॉजिस्टिक वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक इंडेक्स में नंबर 1 पे सिंगापुर है। भारत का स्थान 30। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज, है ना, जो जारी करता है IQ एयर के द्वारा। IQ एयर संस्था है जो जारी करती है। ठीक है। भारत तीसरा सबसे ज्यादा दूषित देश है। नई दिल्ली सबसे दूषित राजधानी है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। और भारत जो है सबसे ज्यादा दूषित देश है। यहां देख लो, बांग्लादेश सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है, इसके बाद पाकिस्तान है, और इसके बाद अपना ही नंबर है ना, कि मोस्ट टॉप 3 पॉपुलेटेड कंट्री में भारत का स्थान है तीसरे नंबर पे। ठीक है। वायु गुणवत्ता सूचकांक, कण पदार्थ जो PM होता है ना, पार्टिकुलर मैटर बोलते हैं इसको, PM है ना, 2.5 और PM 10, ओजोन गैस, नाइट्रोजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन के आधार पर मापा जाता है किस देश में सबसे ज्यादा इन गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है। इसके बिहाफ पर देशों को पॉल्यूटेड है या नहीं है उसके बारे में हम लोग करते हैं। तो टॉप में क्या है? बांग्लादेश, इसके बाद पाकिस्तान, इसके बाद इंडिया है। कोई दिक्कत? बढ़े आगे। देखिए सिटी की बात करते हैं। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, सब दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड सिटी है वो आपके बिहार का बेगूसराय है दोस्तों। बिहार का है ना, इसलिए ध्यान रखना। बिहार का बेगूसराय जो है दुनिया की सबसे, है ना, पॉल्यूटेड, प्रदूषित शहर है। इतनी बड़ी उपलब्धि हम लोग के पास है ना। ठीक है, नहीं है उपलब्धि। इसके बाद गुवाहाटी भी भारत में है। दिल्ली ऑलरेडी मैंने बताया ही है आपको। मौलानपुर है, लाहौर है, न्यू दिल्ली फिर आएगा इसमें, सिवान है, सहरसा है और घोसरी गांव है, कटिहार है, गोसाई गांव और कटिहार है। अब हमको बताइए बिहार का कितना है, ये ध्यान रखना है। ऑलरेडी एक कटिहार तो है ही, सिवान है, सहरसा है, 3 हो गया। इसके बाद 5 गो। दुनिया के टॉप 10 पॉपुलेटेड सिटीज में 5 गो खाली बिहार का है। भारत तो छोड़ दो। ठीक है। खैर अगर इसकी इंडिकेशन मिली है तभी तो सुधार भी होगा ना, सिंपल सी बात है। खत्म हो गया, जाइए, है ना। तो आगे हम लोग दोस्तों फिर नेक्स्ट में चलेंगे। हमारे अब इस चैनल को अधिक से अधिक आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग ऐसे ही डील करेंगे और जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा करेंट अफेयर से रिलेटेड या अदरवाइज सब्जेक्ट से रिलेटेड हम लोग लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।